like liberal fascism and all other activities. You should concentrate in your education. If you are acquiring knowledge and you are applying that knowledge on your personality, application is not important. Then we can move towards character building and nation building. So it is the responsibility of Pakistani youth. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट हमज़ा मदनी और आप देख रहे हैं H&M ग्लोबल। आज हमारे साथ मरूफ तजिया निगार, रोज़नामा नवाए वक्त, रोज़नामा 92, रोज़नामा जंग और दीगर अखबार में मुस्तकिल कॉलम निगार और शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी साहब के अज़ीज़ शागिर्द, PhD डॉक्टरेट के हामिल, मरूफ मजहबी स्कॉलर, नमल यूनिवर्सिटी में मुतय्यन हमा जैद शख्सियत डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उमर रियाज़ अब्बासी साहब का आज अपने चैनल H&M ग्लोबल पर खुशामदीद करता हूं और सर का मैं शुक्रगुज़ार हूं कि आपने कीमती वक्त में से टाइम निकाल के मुझे टाइम दिया। सर, आज अब मेरा आपसे फ़र्स्ट क्वेश्चन है, अफ़गानिस्तान में जो तालिबान हुकूमत कायम हुई है, इसमें पाकिस्तान क्या किरदार अदा करेगा? देखिए, जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन इस वक्त बिल्डअप हो रही है रीजन में, ज़ाहिर है पाकिस्तान का नेबर कंट्री अफ़गानिस्तान, हम उससे ओहदा बरा नहीं हो सकते। और पाकिस्तान ने हमेशा अफ़गानिस्तान में एक पीसफुल पॉलिटिकल प्रोसेस की बात की है। इन पास जब भी कोई इमिग्रेंट्स का इशू था, पनाहगज़ीरों का, तो पाकिस्तान ने 80s से जब रशिया का एक फिनोमेना डेवलप हुआ था, हमने अफ़गानियों को हमेशा जगह दी है, अपना भाई समझा और अभी समझते हैं। लेकिन हम समझते हैं कि जो अभी गवर्नमेंट आई है या फॉर्म होने जा रही है, उसमें इंक्लूसिव पॉलिटिकल गवर्नमेंट बड़ी इम्पोर्टेंट होगी। चूँकि अफ़गानिस्तान का जो एक वहाँ का कल्चर है या वहाँ की ट्रेडिशंस हैं, वहाँ पे ट्राइब्स हैं, वॉर लॉर्ड्स हैं, वहाँ पे एक एथनिक सोसाइटी है जो डाइवर्सिटी की हामिल है। तो स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं, चाहे वो रिलीजियस हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, एथनिक ग्रुप्स हैं, पॉलिटिकल हैं, उन सब को ऑन बोर्ड लें। जस्ट लाइक लोया जिरगा आप कह लें या एक नेशनल जो है वो कंक्लूसिव कॉन्फ्रेंस कह लें, उन सबको इकट्ठा करके स्टेक होल्डर्स को, तो एक यूनिफॉर्मिटी ऑफ गवर्नमेंट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए वो कायम होनी चाहिए। तो आई थिंक कि जितनी भी चीज़ें अभी तक सामने आ रही हैं, अभी उसको पाकिस्तान बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। और अभी भी वहाँ से जो इवैक्यूएशन है फॉरेनर्स की, टर्किश जो हैं, इसी तरह बाकी ममालिक के जो लोग हैं, पाकिस्तान ने हेल्प आउट किए। और हमारे साबिक जो एयर वाइस मार्शल थे वो भी गए, उन्होंने भी उस प्रोसेस में हिस्सा लिया। हमारी एम्बेसी के लोग, शाह महमूद कुरैशी, अभी भी पिंडी इस्लामाबाद में जितने होटल्स हैं वहाँ पे उनकी इवैक्यूएशन के लिए, उनको सेटल करने के लिए एक ट्रांजिट जो ऑपरेशन है उसमें पाकिस्तान रोल प्ले कर रहा है। तो पाकिस्तान समझता है कि पीसफुल एंड सॉलिड अफ़गानिस्तान इज़ इन फेवर ऑफ पाकिस्तान। हमने हमेशा वहाँ पे पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटी की बात की है और नेबरिंग कंट्री है, ब्रदर कंट्री है, तो हम इंशाल्लाह चाहेंगे कि वहाँ अमन हो, उससे रीजन में अमन आएगा और उससे CPEC पे एक पॉजिटिव असर पड़ेगा। जी सर, मेरा आज आपसे सेकंड क्वेश्चन है, इंटरनेशनल सतह पर जोग्राफियाई हालात तब्दील हो रहे हैं, क्या पाकिस्तान, रूस, चीन, ईरान वगैरह का एक मजबूत ब्लॉक बनता हुआ देख रहे हैं? देखिए, एक वक्त था दुनिया यूनिपोलर थी, फिर बाईपोलर हुई, अब मल्टीपोलर जिसे कहते हैं ना कि एक वर्ल्ड ऑर्डर के तहत, ठीक है, वो रीशेप हो रही है चीज़ें। तो हर चीज़ का एक क्लाइमेक्स होता है, उसके बाद उसका डिक्लाइन शुरू हो जाता है। आई थिंक कि US को जहाँ से अफ़गानिस्तान में मार पड़ी है, फिर उनके अपने अंदर सोसाइटी में कभी हेल्थ रिफॉर्म्स पे लेके एहतजाज हो रहा है फिर डोनाल्ड ट्रंप का जो इलेक्शन के बाद से जो सिचुएशन रही है, उनका अपना घर डिसऑर्डर है, वो उसमें फंसे। दूसरा, अभी चाइना का, रशिया का, पाकिस्तान या सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, ये जो CPEC है आपका, एक वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव, ओबोर जिसे कहते हैं, ये ना सिर्फ सेंट्रल एशियन स्टेट्स के लिए, पाकिस्तान के लिए, नेबरिंग कंट्री के लिए, ये इकोनॉमिक हब बनने जा रहा है। और चाइना की बड़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, रशिया उसमें इन्वॉल्व है, टर्की है, तो ये मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है। आई थिंक कि फ्यूचर में जो रीजनल ब्लॉक है, पाकिस्तान, तुर्की, चाइना, रशिया, ईरान, मलेशिया, सेंट्रल एशियन स्टेट, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़, ये इमर्ज हो रहा है।
they are emerging as global powerful economy, اور اس میں سی پیک کا رول ہوگا. اور یونائٹڈ اسٹیٹس اور یورپین کنٹریز جتنے بھی ہیں ان کا ایک الگ سے مومنٹم بنے گا. تو میرے خیال میں یہ ریجن کے لیے, خطے کے لیے, پراسپیرٹی کے لیے, اکانومی کے لیے بہت ضروری ہے, اور ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں. سر آپ اپنی طرف سے کوئی لوگوں کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہوں تو؟ پیغام یہی ہے کہ پاکستان کے لیے کام کریں, اپنی فورسز کو بیک اپ کریں. 5th جنریشن وارفیئر ہے, ہائیبریڈ وارفیئر میں ہم رہ رہے ہیں. اس کا ایک ٹول سوشل میڈیا بھی ہے, تو نوجوان اس کا پازیٹیو یوز کریں, اپنی فوج کے سائبر سولجر بن جائیں. آپ نے اگر فوج کو بیک نہ کیا, ملائن کرنے کی کوشش کی, تو آئیڈیالوجیکل اور پولیٹیکل فرنٹ پہ یہ جو وارفیئر ہے یہ آپ کی فوج کو لیٹ ڈاؤن اور اس کو ڈی مورلائز کرنے جائیں. سیریا کا, عراق کا حال دیکھ لیں, جن کی افواج کمزور ہوئی ہیں ان کے بلڈنگز, انفراسٹرکچر وہ لاشیں اٹھا رہے ہیں. آج ہم نے more than 70-80 lives we have sacrificed during war and terror. So our forces, they are much capable, and they are fighting against militants and terrorists, and they are fighting on militarily front. Now it is our primarily duty to give them energy and give them boost on political front, on front of media. So as a nation, it is a vital responsibility for everyone, for the nation of Pakistan, that we must stand with our forces, because we are living in hybrid warfare. The phenomena is very vast, so each and everything we have been watching, so we should play a vital role to protect our forces, our land, and our national interest is supreme. I must say to the youth that don't waste your energies and putting your energies in wasted products like liberal fascism and all other activities. You should concentrate in your education. If you are acquiring knowledge and you are applying that knowledge on your personality, application is much important. Then we can move towards character building and nation building. So it is the responsibility of Pakistani youth. They can go forward and they can contribute for the prosperity of the country, because if Pakistan is there, Pakistan has given us a lot of things. Now we will have to pay back to our country. So this is the message for entire youth, I think. And last, I would like to thankful again that you have invited me to share my views with youth, with everyone abroad, that we are living in a global phenomena. Take care of yourself and believe in tolerance, peace, and interfaith harmony. The world needs peace. The world needs rest, and each and everything. Believe in, practice. Thank you again. سر محرم شریف جا رہے ہیں, اس میں آپ سے سر میں ریکویسٹ کروں گا کوئی بھی 2 اشعار دے کے اینڈ کریں. محرم میں جو سیلوٹیشن امام پاک کی ہیں, اس میں میرا اپنا کلام تھا, جس کے پہلے 2 اشعار میں نے پڑھے بھی تھے. ابھی جو پروگرامز ہیں آپ کی پروسیڈنگز میں, کہ میری حیات کی چلن میں حسین بولتا ہے, میری ممات کی پھبن میں حسین بولتا ہے, اٹھا لے جام تو میں خانہ کربل سے ہے عمر, کہ اب شراب کہن میں حسین بولتا ہے. تھینک یو. جیسا کہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ عمر ریاض عباسی صاحب نے بہت ہی اچھے ویوز دیے ہیں آپ کو. میں ان کا پھر تھینکفل ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکال کے مجھے موقع دیا انٹرویو لینے کے لیے. اب مجھے آپ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے, لہذا چینل کو سبسکرائب, شیئر, لائک اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں, تاکہ آنے والی ہر ویڈیو ہم آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچا سکیں. پاکستان زندہ باد. افواج پاکستان پائندہ باد.